नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की अगली कड़ी है। आज का ब्लाइंड मर्डर इस मायने में अलग है कि इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा घटना के 6 साल बाद हुआ, और वो भी एक प्राकृतिक कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से। 5 फरवरी 2017 की बात है। रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, शहर के बीच के एक मोहल्ले, जिसको बंगाली मोहल्ला भी कहते हैं, उसमें एक दास परिवार रहता था। भीषण बारिश, वो भी बारिश के मौसम की नहीं, बिना मौसम की एक बारिश हुई, और दास परिवार के पुश्तैनी मकान, बड़े मकान के पिछले आंगन की बड़ी दीवार गिर पड़ी। उस पर तमाम पेड़ भी थे, पुराने दरख्त थे जिनको काटा नहीं गया था, जो दीवारों के ईंटों के बीच में जगह बनाते बनाते दीवारों को कमजोर कर देते हैं। पीपल के एक पेड़ जो समय के साथ साथ बहुत बड़ा हो गया था, जब वो बारिश में गिरा तो अपने साथ जड़ की तरफ का बहुत ढेर सारी मिट्टी भी लेकर बाहर हो गया। दीवार भी गिर गई। सटा हुआ घना मोहल्ला था, भीड़ लग गई। तभी लोगों की नजर पीपल के जड़ से उखड़े हुए उस मिट्टी के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ी, जिसके नीचे 2 प्लास्टिक में लपेटे हुए, अच्छी तरह से बांधकर लपेटे हुए, टेप लगाए हुए शव के आकार की 2, जैसे ताबूत में रखा हुआ शव हो, उस पर लोगों की नजर पड़ी। बारिश हो ही रही थी, पॉलीथीन के ऊपर की मिट्टी साफ हो गई। स्पष्ट दिखने लगा कि ये 2 शव हैं। भीड़ अचानक टूट पड़ी। 2 शव कहां से आ गए? पास में ही थाना था, थाने पर सूचना दी गई, पुलिस भी आ गई। मकान में रहने वाले इकलौते वारिस उदयन दास, पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। सामान्य रूप से पड़ोसियों से कोई संबंध न रखने वाला उदयन दास शांत प्रवृत्ति का लड़का था, बहुत ही शौकीन था। पार्टीज, रात की जो नाइट पार्टीज हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मशहूर था। लोगों का तुरंत दिमाग गया कि इसके माँ बाप पिछले 5-6 सालों से नहीं दिख रहे हैं। पड़ोसियों ने या उनके हम उम्र लोगों ने जब जब इससे पूछा, पहले इसने बताया कि कलकत्ता गए हैं, फिर इसने बताया कि तीर्थ पे गए हैं, फिर इसने बताया कि वो यहाँ से बाहर शिफ्ट कर गए हैं यूएस में। और इस बीच में करीब 2 साल से वो ये बार बार कहता था कि मकान का अच्छा खरीदार मिल जाएगा, मैं भी इसे बेचकर अपने माँ बाप के पास यूएस चला जाऊंगा। पुलिस थाने पर ले गई। पहले उस अच्छे से टेप किए हुए, बहुत अच्छे से सलीके से प्लास्टिक में बांधे हुए, जिसमें हवा भी जाने की गुंजाइश न हो, हजारों की भीड़ के बीच में उसे पुलिस ने खोला। उसके भीतर 2 कंकाल मिले, लेकिन वो कंकाल इतने भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए थे कि सिर्फ हड्डियां बची हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सड़न हुई होगी, फूले होंगे,
लेकिन कसावट की वजह से कहीं बाहर बॉडी का कोई हिस्सा गया नहीं होगा। धीरे 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 वो सूखे होंगे। फिर कालांतर में 2-3 साल में जब पीपल की जड़ वहां तक पहुंची होगी तो उससे कुछ जो वाटर कंटेंट है वो मिला होगा, उसकी वजह से फिर थोड़े से फूल से गए थे। एक महिला और एक पुरुष की वो लाश निकली। पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। उदयन के माता और पिता की ये लाश थी। माता का नाम इंद्राणी दास, वो रिटायर्ड क्लर्क थी मंत्रालय में। पिता का नाम पी.के. दास, रिटायर्ड फोरमैन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। मोहल्ले में बिल्कुल सनसनी हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो 6 साल से या 5 साल से यूएस जाने की बात जिस दास फैमिली की हो रही है वो मकान के भीतर ही गड़े हुए हैं। उनकी कब्र उनके मकान के भीतर बनी हुई है। लोगों से पूछा गया कि भाई ये लड़का ये कब करता क्या है। किसी को कुछ नहीं पता, किसी पड़ोसी को जानकारी नहीं कि आज की तारीख में ये करता क्या है। देर रात पर घर पर आना, बाहर से बना बनाया खाना ले आना, खाना खाना, सो जाना और सुबह उठते ही तैयार होकर फिर कहीं चले जाना। जो उनके इमीडिएट पड़ोसी थे दीपाल, उन्होंने बताया कि साहब 2012 में घर के बाहर ही मिस उदयन से मेरी अंतिम बार बातचीत हुई थी। उसके बाद ये तो सही है कि वो रोज आता जाता था, कभी कभी 1 आध महीने भी नहीं आता था। ये होता था कलकत्ता गया है, बंबई गया है, लेकिन मुलाकात उसकी किसी से नहीं हुई। और लोगों से पूछा गया तो वहां के पार्षद मृत्युंजय दुबे, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले दास परिवार से जुड़े एक विवाद में उनकी मुलाकात इंद्राणी से हुई थी। वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की महिला थी। बहुत ज़्यादा समझाने पर दास परिवार ने शिकायत थाने पर दर्ज कराई थी इस पड़ोसी के खिलाफ जिससे विवाद था। उस समय उदयन भी मौके पर था, लेकिन वो चेहरे से मासूम, बातचीत में सरल, और या कह लें कि उसके बारे में कोई देखकर ये गेस नहीं कर सकता कि इसके चेहरे के पीछे खौफनाक चेहरा छिपा हुआ है। अच्छी वाली पूछताछ के बाद जब उससे पूछा गया कि आखिर माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था, तुम्हें किस बात की कमी थी, दोनों को अच्छी पेंशन मिलती थी, तुम्हारा खर्चा चलता ही था, तुम्हें अपनी पार्टीज करने के लिए पैसा मिल ही जाता था, तब उसने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है आकांक्षा शर्मा। धीरे धीरे उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो घर के कीमती सामान बेचने लगा। माताजी के जेवर, पुराने रखे हुए बर्तन, दादी और परदादी के जमाने के गहने, चांदी और सोने के सिक्के। एक दिन इंद्राणी जब अपने इन सामानों के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी या खोज रही थी या उनको जहां रखा था वहां ढूंढ रही थी, तो उसने नोटिस किया कि आधे से ज़्यादा जेवर और उनके बहुत ही बेशकीमती सामान गायब हैं। जब रात में ये लौट कर आया उदयन, तो इससे पूछताछ की, सामान कहाँ गया, कौन ले गया। ये इधर उधर की बात करता रहा और शायद चोरी करने की बात इसने बताई कि साहब किसी ने चोरी की होगी। इंद्राणी, जैसा मैंने आपको बताया, गुस्सैल स्वभाव की थी। उसने बताया कि ताला वैसे ही बंद है, चाबी मेरे पास थी, मैंने ताले को खोला था, न कहीं कुंडी टूटी थी, न कहीं ताला टूटा था, न ताले के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी। ये चाबी से खोला गया और इसमें से सामान निकाला गया।
बहरहाल उस दिन डांट फटकार की उदयन सो गया। पिता की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहती थी पी के दास की। तो जब माँ और बेटा के बीच ये वार्तालाप हो रहा था उस समय उनके पिता सो गए थे। सवेरे नींद खुलने पर उन्होंने इंद्राणी से पूछा क्या बात थी, रात में कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। इंद्राणी ने पूरी बात बताई। पी के दास का भी पारा चढ़ गया। बेटे उदयन को बुलाया और उससे कहा कि हमारे घर में आज तक कभी किसी तरह की चोरी नहीं हुई, हम अकेले ही रहते हैं। बहुत बार घर में हम ताला लगाना भूल जाते हैं, लेकिन कभी चोरी आज तक नहीं हुई। तो चोर भीतर कैसे आ जाएगा, चाबी माँ की अलमारी से कैसे निकालेगा, कैसे इन 2-3 बक्सों की, जिनमें एक छोटी सी लोहे की तिजोरी भी थी, उसको कैसे खोलेगा और इतने कीमती सामान वो कैसे निकाल कर ले जाएगा, तुम सही सही बताओ। लेकिन वो उदयन फिर भी इधर उधर की बातें करता रहा। दिन में अपना चला गया। शाम को जब फिर लौट के आया तो तय करके आया था, और रात में आते ही चूंकि पिता दवा ववा खा के सोते थे, तबीयत गड़बड़ थी, सबसे पहले पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच में माँ की नींद भी खुल गई। फौरन झपट कर उनकी भी गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों की लाशों को उसी बिस्तर पर चद्दर से वैसे ही ढककर बाहर से ताला बंद करके वो फिर दिन में चला गया। उसने इस बीच में प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स, प्लास्टिक का बड़ा जिसको शीट कहते हैं, प्लास्टिक शीट लपेटने के लिए, बड़ी मात्रा में सेलो टेप, कैंची, ये सब खरीद कर ले आया। रात का खाना खाने के बाद इत्मीनान से उसने पहले माँ के पूरे शव को सच जैसे मारा था, जैसे वो लेटी थी, पहले एक सफ़ेद चद्दर में अच्छी तरह से बांधा, दोनों तरफ उसको सुतली से बांधा, फिर बॉडी को रोल करके उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लपेटी, फिर उसके हर जगह, ऐसी जगह जहां से हवा जाने की गुंजाइश हो, उन सबको सेलो टेप से अच्छी तरह से सील किया। फिर बॉडी में कंधे, पेट और पैरों के पास उसको कस के फिर सेलो टेप से बांध दिया। कई राउंड बांधा कि कितना भी बॉडी का प्रेशर हुई, टूटे नहीं, फटे नहीं। तब तक सवेरा हो गया। फिर वो चला गया। घर में फावड़ा, कुदाल, जो सब्बल होता है, ये कुछ नहीं था। उसे भी खरीद कर एक बोरे में बांधकर अगले दिन ले आया, यानी हत्या करने के दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन रात में खाना वाना खाने के बाद, इत्मीनान से 8-9 बजे के बाद, पहले पिता की बॉडी को भी उसी तरह जल्दी सील किया, और रात में 2 बजे के बाद उसने सब्बल और फावड़े से बिल्कुल माता पिता की लंबाई के हिसाब से नाप जोक कर गड्ढा खोदा, और गड्ढा गहराई का खोदा ताकि किसी भी कीमत में इसमें कोई बदबू, सड़न या इस तरह की कोई चीज ना आए कि बाहर के लोगों को शंका हो। खूब गहरा गड्ढा खोदकर और उसमें दोनों को एक एक करके इत्मीनान से लिटा दिया। ऊपर से खूब इत्मीनान से मिट्टी खूब अच्छी तरह से भर दी, और आंगन में जिन ईंटों को उखाड़ कर, सामान्य ईंटें जैसे लोग बिछा देते हैं आंगन में ताकि बरसात का पानी भी नीचे जाता रहे, और आने जाने में, कपड़ा फैलाने या बर्तन मांजने या कुर्सी लगाकर बैठने में भी वहाँ गीली मिट्टी न मिले। कुछ ईंटें बच गईं, उनको वैसे ही छोड़ दिया,
सो गया। अब उसे इत्मीनान था, कहीं नहीं गया, दिन भर सोया। शाम को फिर उसी तरह से ईंट लगाकर उसको बिल्कुल लेवल करके और बिल्कुल उसे इत्मीनान हो गया कि अब किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि इसे ढूंढ सके या पता लगा सके। अगले दिन उसने घर पर ही एक पार्टी रखी। सामान्य रूप से घर पे वो बहुत पार्टियां करता था। दोस्त यार आते थे, शराब कबाब का दौर चलता था। देर रात सब दोस्त यार चले जाते थे, वो अपना सोता था। ग्रैंड पार्टी की, उसमें किसी ने पूछा भी कि अंकल आंटी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा वो सिविल लाइन में रहने चले गए हैं, क्योंकि अब हम लोग जो है इस मकान के डिस्पोजल की बात सोच रहे हैं। 10-15-20 दिन बाद फिर किसी ने पूछा, पड़ोसी ने पूछा कि आजकल दास साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा उनको वो कलकत्ता गए हुए हैं, असल में उनको वीज़ा बनवाना है, अपना यूएस जाना है, फला फला हमारे यूएस में रहते हैं, तो वहीं रहेंगे। फिर 4-6 महीने बाद किसी ने पूछा तो उसने कहा कि अब तो वो यूएस चले गए। इससे पूछा गया कि इतने बड़े मकान में अकेले रहोगे, क्या बात है, क्या तुमने डिसाइड किया? उसने कहा जाना हमको भी है, लेकिन हम मकान को डिस्पोज ऑफ करके तब जाएंगे। धीरे धीरे आसपास हल्ला भी हो गया कि दास साहब का ये मकान बिकने वाला है, लोग आने लगे। लेकिन उदयन के दिमाग में ये था कि जितना भी ज़्यादा पैसा हो सके उतना पैसा यहाँ से वसूलो और निकल लो। कहीं यूएस की बात उसमें कहीं जाना था ना, उस तरह की कोई बात थी। वहाँ से रायपुर से निकलता आसपास के किसी बड़े ज़िले में, या अगर ये लगता कि यहाँ लोग पहचान लेंगे तो कहीं भोपाल चला जाता, कहीं दिल्ली चला जाता, मुंबई बेंगलुरु कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसी मोल भाव में 2 साल निकल गया, लेकिन उसको उसकी मनचाही दर देने वाला कोई नहीं मिला। और इस तरह के मकान जब कोई बेचने लगता है और सामने वाले को ये पता लगता है कि ये मजबूर है, इसको बेचना ही है क्योंकि इसे जल्दी यहाँ से जाना है, तो वो बहुत कम दाम लगाकर उसका दाम बताया करता है। बहरहाल इतनी देर हो गई कि पानी बरसा, पेड़ दीवार के सहारे बड़े हो गए थे, एक तरफ का भार ज़्यादा हो गया था। पानी बरसने की नमी में वो पेड़ उखड़ा, पेड़ के साथ साथ वो मिट्टी भी उखड़ गई जिसके नीचे उनके माता पिता दफन थे, और उदयन पकड़ा गया। आज की घटना ये उसने बताया कि ये सारा पैसा जो बेचने का, जेवर, ये सब अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैंने बताया था आकांक्षा शर्मा, जो रहने वाली कोलकाता बांकुड़ा की थी, उस पर वो पैसा खर्च करता था, लुटाता था। इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी घर के सामान, कीमती सामान, जेवर गायब हो रहे थे। तो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए शाही शान शौकत, पैसा उसके ऊपर उड़ाना और उसको इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टी करना, यही उदयन का शगल हो गया था। पड़ोसी उसे अति महत्वाकांक्षी पर सज्जन और सीधा नौजवान मानते थे कि वो बहुत सीधा पर शौकीन टाइप का लड़का है। माँ बाप के बारे में बताते समय वो कतई घबराता नहीं था, बहुत कॉन्फिडेंस से उनके पूरे प्रोग्राम को बताता था कि कल यहाँ से वहाँ गए हैं, इतने बजे वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ रुके हैं, फिर इतने बजे वहाँ से निकले हैं। ऐसे माइन्यूट डिटेल की अगले को कतई शक की कोई गुंजाइश न रह पाए। और जब ज़्यादा लोग पूछताछ करने लगे और फिर वो ज़्यादा उसको बताना पड़ता, तो फिर उसने एक शब्द में बता दिया कि अब वो यूएस चले गए। कहाँ गए, किसके यहाँ गए, वो भी झूठी बात को बहुत सलीके से बता के लोगों को उसने सबका मुंह बंद करा दिया। अब तो लोग बस ये पूछने लगे कि माँ बाप से मिलने कब जाओगे, या मम्मी पापा कब तुमसे मिलने आएंगे। तो सबको सबका सीधा सपाट जवाब कि अब यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, कैरियर वहीं बनाऊंगा, वहीं हमारे लिए स्कोप है, मकान बेचने के लिए रुका हूँ।
अगर 2017 में उस बिना मौसम की भारी बरसात में पीछे के आंगन की दीवार न गिरी होती तो शायद उसके माँ बाप की हत्या का राज कभी न खुलता। यह मकान बेचना उसके दिमाग में रचा बसा था कि वो ये मकान बेचकर कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। वो इसी जुगत में लगा हुआ था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि जितना पैसा वो मैक्सिमम पैसा उससे चाहता था उतना कोई उसे दे नहीं रहा था, और इसीलिए ये देर हुई और तभी हत्या का राज खुला। इस सिलसिले में 1976 की फिल्म है सबसे बड़ा रुपया, सबने सुना होगा। महमूद का गाया हुआ बहुत ही मशहूर गाना है जो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है कि न बीबी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। नई पीढ़ी के लोगों ने अगर न सुना हो ये गाना तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस गाने को जरूर सुनें। जीवन की सच्चाई है, महमूद ने अपनी अदा में गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गहरे गीतकार का लिखा हुआ ये गाना है कि द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। उदयन के ऊपर ये सबसे फिट बैठता है गाना कि न बीबी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, न माँ बाप कोई बड़े नहीं, वो धन दौलत, वो सोने चांदी के सिक्के, वो जेवरात, वो पैसा, वही सबसे बड़ा था जो उसे अपनी गर्ल फ्रेंड के लिए चाहिए था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।